हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री विद तेजू सर पर। बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हिंदी मीडियम के आज 9वें एपिसोड की बारी है और आज आप पढ़ेंगे बहुत ही जबरदस्त टॉपिक। आपके पूरे दिमाग की सारी नसें आज खुल जाएंगी बच्चों ये टॉपिक सीख करके। टॉपिक का नाम है चालकता का मापन। लास्ट एपिसोड में आपने पढ़ा था कि चालकता क्या होती है। आज आप पढ़ोगे कि चालकता का मापन कैसे किया जाता है। तो बच्चों, आपने क्या देखा था कि चालकता होती क्या थी, कापा से डिनोट करते थे। और चालकता किसको कहते थे कि प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहते थे। प्रतिरोधकता होती थी रो कि प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहते थे। और प्रतिरोधकता क्या होती थी? प्रतिरोधकता होती थी आपके पास आर ए बटा में एल। अगर रो का मान मैं यहां पर रखूं तो कापा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बटा में रो है तो 1 बटा में आर ए बटा में एल करोगे तो एल चला जाएगा ऊपर। ठीक है बच्चों, आपके पास इसका मतलब दो चीजें होगी। एक तो 1 बटा आर हो गया, एक आपके पास एल बटा ए हो गया। ठीक है, आप देखने जा रहे हैं चालकता का मापन कर रहा है। मैं पहले चालकता बता रहा हूं फिर इसका मापन सिखाऊंगा। गौर करो बच्चों, तो इसका मतलब ये हो गया कि कापा इजकल टू 1 बटा में आर क्या होता है? 1 बटा में आर होता है चालकता। चालकता कंडक्टेंस जिसको अपने जी से प्रदर्शित करते हैं। और एल बटा में ए लंबाई व अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं जय जी स्टार। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया था चालकता का। अब आप देखो कि यदि हमारे पास चालकत्व ज्ञात हो जाए ना, चालकत्व ज्ञात हो जाए तो जो है हम चालकता का मान ज्ञात कर सकते हैं। सेल स्थिरांक, ये तो स्थिरांक है, इसको तो फिक्स होगा, ये तो फिक्स होगा। ठीक है, अगर ये हमारे पास क्या आ जाए, चालकत्व का मान आ जाए, कंडक्टेंस का मान आ जाए तो हम चालकता का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसका मतलब हमारे को जी का मान ज्ञात करना है। अगर जी का मान कहां से ज्ञात करेंगे? प्रतिरोध ज्ञात करके। अगर प्रतिरोध ज्ञात हो जाए तो 1 बटा में आर करके हम जी का मान ज्ञात कर लेंगे और जी का मान यहां पर रख करके अपने कापा का मान ज्ञात कर लेंगे। तो इसका मतलब अब हमारा टारगेट क्या हो गया? इस प्रतिरोध को ज्ञात करना हो गया। इस प्रतिरोध को ज्ञात कर लेंगे तो जी ज्ञात हो जाएगा, जी ज्ञात हो जाएगा तो कापा भी ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, अब जी कैसे ज्ञात किया, आर प्रतिरोध कैसे ज्ञात किया जाता है? प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए फिजिक्स वाले सर ने हमारे को एक व्हाइटस्टोन ब्रिज बताया हुआ है। व्हाइटस्टोन ब्रिज, ठीक है, व्हाइटस्टोन ब्रिज बताया हुआ है। इस व्हाइटस्टोन ब्रिज से हम जो है प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों, अगर आप ये पूरा वीडियो देखोगे, पूरा टॉपिक सीखोगे तो आपको लास्ट में मजा आ जाएगा, एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर। आपको महसूस होएगा कि मैंने एक बड़ा सिस्टमेटिक चीज को सीखा है। व्हाइटस्टोन ब्रिज जब आपको बनाना होता है, किस तरीके से बनता है? व्हाइटस्टोन ब्रिज आपको ऐसे बनाना होता है जैसे आप पतंग बनाते हो, यूं आप पतंग बना लो एक ऐसे, ये। ठीक है, इसको थोड़ा सा सही कर लेना, इस तरीके से आपको एक पतंग बनाना है। इसके अंदर यहां पर एक लाइन बनानी है इस तरीके से और ये गोला बना देना है। ठीक है, अब क्या होता है कि इसके अंदर ये जो चारों भुजाएं हैं, इसके ये दोनों पॉइंट्स जो है ना, ये दोनों पॉइंट्स, ये पॉइंट और ये पॉइंट एक दिष्ट धारा जनित्र से जुड़ा होता है। दिष्ट धारा जनित्र से, दिष्ट धारा स्रोत से, दिष्ट धारा। ठीक है, इसको डीसी कहते हैं। क्योंकि मैं आपको प्रतिरोध ज्ञात करने का तरीका बता रहा हूं। फिजिक्स में बताया गया है प्रतिरोध व्हाइटस्टोन ब्रिज से ज्ञात किया जा सकता है और व्हाइटस्टोन ब्रिज क्या है वो मैं आपको बनाना बता रहा हूं। ठीक है, आपने इस तरीके का पतंग बनाना है, इसके दो कॉर्नर को एक दिष्ट धारा स्रोत से जोड़ देना है। ठीक है, डायरेक्ट करंट सोर्स से जोड़ देना है। अब क्या करना है कि ये जो इस पतंग की चारों भुजाएं है ना, इन चारों भुजाओं पर आपने करना है 4 प्रतिरोध बनाने हैं। ठीक है, तो 4 प्रतिरोध कैसे बनाओगे? आपके पास यूं बनेगा, ऐसे करके यूं, ये एक प्रतिरोध, ये दूसरा प्रतिरोध, ये तीसरा प्रतिरोध। ठीक है, इन और यहां पर ये जो है ये भी आपके पास एक प्रतिरोध है। लेकिन अब क्या है कि हमारे पास प्रतिरोधों के मान हैं, ये है R1,
ये है R2, ये है R3, प्रतिरोधों के मान बता रहा हूं, और ये है R4। इनमें से R1 जो है ना, R1 को मैं इसके ऊपर ऐसे एरो करके लगा रहा हूं, इसका मतलब है ये कैसा प्रतिरोध है कि परिवर्तनीय प्रतिरोध है, मतलब इस प्रतिरोध को जो है आप क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। और ये प्रतिरोध कैसा है, R2, ये प्रतिरोध है अज्ञात, ठीक है, ये अज्ञात प्रतिरोध है, ये परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील प्रतिरोध है, ये ज्ञात है, ये ज्ञात है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि इस दिश धारा से इस अज्ञात जो आपके पास ये जो प्रतिरोध लगा हुआ है इसका मान ज्ञात करना है। और इसका मान ज्ञात करने के लिए यहां पे बीच में जो लगा रखा है ये 0 ओ जो लगा रखा था, ये है हमारे पास डिटेक्टर। क्या है, डिटेक्टर, जिसको आपने संसूचक भी कहते हैं, जो इसके अंदर धारा शून्य को के विक्षेप को बताता है। इसका यूज मैं अभी सिखाता हूं, पहले मैंने आपको सिर्फ चित्र बनाया है, ठीक है। और इस अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने का सूत्र होता है R2 बराबर R1 बटा में R3 इंटू में R4। ये सभी मैं काम अभी करूंगा, लेकिन मेरे को ये पता लग गया कि अगर मैं क्या कर लूं, ये मान ये मान ये मान मुझे पता हो तो इसका मान मैं ज्ञात कर सकता हूं, अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकता हूं, ठीक है। तो अगर यहां पर अज्ञात सेल का प्रतिरोध ज्ञात कर लिया जाए तो प्रतिरोध से चालकता आ जाएगा, चालकता से चालकता आ जाएगी। लेकिन यहां पर समस्या क्या है, समस्या ये है कि ये तो इस तरीके से प्रतिरोध तो ज्ञात किया जा सकता है बच्चों व्हाइटस्टोन ब्रिज से, लेकिन प्रॉब्लम कहां है, प्रॉब्लम ये है, गौर करना बच्चों, आप ये सारा स्क्रीनशॉट लेते रहना, आपको अंत तक बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलने वाला है। क्या है कि इस अज्ञात प्रतिरोध से, इस अज्ञात जो प्रतिरोध है इसका मान तो ज्ञात किया जा सकता है व्हाइटस्टोन ब्रिज से, लेकिन प्रॉब्लम कहां है, प्रॉब्लम ये है कि ये व्हाइटस्टोन ब्रिज में यहां पर धातु की तार होती तो उसको जोड़ा जा सकता है, धातु की तार हो तो उसे जोड़ा जा सकता है, लेकिन हम तो चालकता का मापन किसकी कर रहे हैं, विद्युत अपघटनी विलयनों की चालकता का मापन कर रहे हैं, विलयन की चालकता ज्ञात करनी है, विलयन तो यहाँ पे जोड़ा नहीं जा सकता। अरे पानी के अंदर कोई नमक घोल करके यहाँ पे मैं कैसे जोड़ू, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, पहली मेरे पास इसके अंदर दो समस्याएं आती हैं, दो समस्याएं आती हैं। अगर मैंने आपको बताया कि आपको कापा ज्ञात करने के लिए जी ज्ञात करना पड़ेगा, जी ज्ञात करने के लिए आर ज्ञात करना पड़ेगा, आर व्हाइटस्टोन ब्रिज से ज्ञात हो सकता है, लेकिन एक प्रॉब्लम कि व्हाइटस्टोन ब्रिज से तो सिर्फ धातु के तार का प्रतिरोध ही ज्ञात किया जा सकता है, यहाँ पे कॉपर, आयरन, सिल्वर ये लगा दूं तो उसका प्रतिरोध यहां से ज्ञात हो सकता है, लेकिन विद्युत अपघटनी विलयन का प्रतिरोध ज्ञात करना हो तो दो समस्या आती है। पहली समस्या तो क्या है कि विलयन को धातु की तरह सेल व्हाइटस्टोन ब्रिज में जोड़ा नहीं जा सकता, व्हाइटस्टोन ब्रिज में जोड़ा नहीं जा सकता, विलयन को नहीं जा सकता। एक तो हमारे पास ये प्रॉब्लम है कि विलयन को यहां पर जोड़ा नहीं जा सकता। दूसरी क्या प्रॉब्लम है बच्चों, दूसरी प्रॉब्लम है कि इस व्हाइटस्टोन ब्रिज में यहां पे दिष्ट धारा स्रोत लगा होता है, डायरेक्ट करंट लगा होता है। और डायरेक्ट करंट की क्या समस्या होती है, डायरेक्ट करंट की यह समस्या होती है दिष्ट धारा स्रोत की, कि दिष्ट धारा वो होती है जिसका समय के साथ दिशा नहीं बदलती, और दिशा ना बदलने का मतलब क्या है कि जो प्लस इलेक्ट्रोड है वो प्लस ही रहेगा, जो माइनस है वो माइनस ही रहेगा, ठीक है। आप इसके अंदर NaCl गलित डालोगे तो Na प्लस Cl माइनस जो है यहां पर जाकर के Na ठोस में बदल जाएगा, ये Cl2 गैस निकल जाएगी, ये आपने किया हुआ है ना, ठीक है। तो इसका मतलब अगर दिष्ट धारा स्रोत है तो ये प्लस माइनस फिक्स रहेंगे, प्लस माइनस फिक्स रहेंगे तो ये दोनों जो है विपरीत इलेक्ट्रोड पर जाकर के जमा हो जाएंगे तो इस विलयन का संगठन बदल जाएगा, ठीक है। तो आपके पास दूसरी समस्या ये है कि अगर दिष्ट धारा स्रोत ये काम में लिया जाता है, दिष्ट धारा स्रोत काम में लिया जाता है तो विलयन का संगठन बदल जाता है, विलयन का संगठन बदल जाता है, उसकी सांद्रता बदल जाती है, संगठन बदल जाता है, सांद्रता बदल जाती है, क्योंकि जितना आपने NaCl डाला था उनमें से कुछ इधर जमा हो गया, कुछ इधर जमा हो गया, तो इसकी सांद्रता क्या हो गई, बदल गई,
ठीक है, तो इसलिए जो है चालकता का सही मान प्राप्त नहीं होता, प्रतिरोध का सही मान प्राप्त नहीं होता। तो ये दो समस्याएं हैं। एक तो इस के साथ इस यहां पर विलयन को जो है सीधा ऐसे थोड़ी कि इसके ऊपर पानी छिड़क दो सीधा, ये पानी यहां पर जोड़ो कैसे, विलयन यहां पे जोड़ो कैसे। एक तो ये समस्या, मान लो जोड़ भी लिया जाए, लेकिन जोड़ लोगे तो उसके बाद उस विलयन का क्या हो जाएगा, संगठन बदल जाएगा, क्योंकि दिष्ट धारा स्रोत है, प्लस माइनस फिक्स है, तो इसलिए Na प्लस इस माइनस पर जाकर के जमा हो जाएगा, Cl माइनस इधर Cl2 गैस के रूप में निकल जाएगा। तो इससे क्या होगा कि ये जो है विलयन का संगठन बदल जाएगा। तो ये इसकी दो समस्याएं हैं। ठीक है बच्चों, जो ये टॉपिक आराम से गौर से समझ रहा है ना, उसको इसकी समस्या का समाधान भी पता लग गया। दूसरी समस्या का समाधान पता लग गया कि दिष्ट धारा स्रोत जो काम में लिया जाता है, इसकी वजह से विलयन का संगठन बदलता है। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों समस्याओं का समाधान कर रहा हूं। देखो बच्चों, ये दोनों प्रॉब्लम समझ में आ गई। अब मुझे कमेंट करके बताओ कि ये वाली प्रॉब्लम दिष्ट धारा स्रोत काम में लेने पर विलयन का संगठन बदल जाता है, इस प्रॉब्लम का हल करके बताओ आप मेरे को फटाफट। क्या आंसर है, क्या कैसे हल करोगे इसको? आप यहाँ पर वैज्ञानिक होते और आपको ये काम कर रहे होते, आपको समस्या आ रही होती कि डीसी काम में लेने से ये संगठन बदल रहा है, तो आप इसका सॉल्यूशन कैसे करते? आप आंसर दो, फटाफट आंसर दो, मैं लिख रहा हूं, इधर देखो। चलो पहले क्या करता हूं, मैं आपकी दूसरी प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूं। कौन सी को? दिष्ट धारा वाली को। ठीक है, तो दोनों समस्याओं का हल। ठीक है, हल कैसे निकालोगे? आपने जिन को उन्होंने ये इसका आंसर पता लग गया है, वो मुझे कमेंट में बताना कि कितने लोगों ने इसका हल ढूंढ लिया था। चलो बच्चों, मैं बता रहा हूं, ये है कि आप दिष्ट धारा की जगह, डायरेक्ट करंट की जगह आप अल्टरनेटिंग करंट काम में लो। दिष्ट धारा की जगह क्या काम में लो? प्रत्यावर्ती धारा स्रोत काम में लो। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत काम में लोगे तो आपकी समस्या का हल हो जाएगा। ठीक है, कैसे समस्या का हल हो जाएगा? इधर देखो बच्चों, यहां पर मैं दो इलेक्ट्रोड बना रहा हूं, ये मेरे पास प्लस है और ये मेरे पास माइनस है। ठीक है, मैंने इसके अंदर आयन डाला, मैंने इसके अंदर मान लो Na प्लस डाल दिया, Na प्लस डाल दिया। ठीक है, अब क्या होगा कि ये Na प्लस इस माइनस की तरफ जाएगा। अगर दिष्ट धारा स्रोत है तो ये प्लस और माइनस फिक्स रहेंगे, जो Na प्लस इसकी तरफ जाएगा वो Na यहां पर आकर के जमा हो जाएगा, विलयन में Na कम हो जाएगा तो विलयन की सांद्रता बदल जाएगी। लेकिन अगर ऐसा हो, इसकी सांद्रता मुझे नहीं बदलने देनी, इसको मुझे कहीं जमा नहीं होने देना, तो मैं क्या करता हूं, मैं प्रत्यावर्ती धारा स्रोत लगा लेता हूं। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत कौन सा होता है? जिसमें समय के अनुसार धारा की दिशा बदलती रहती है। मतलब इलेक्ट्रोड जो है वो प्लस वाला माइनस में हो जाता है, माइनस वाला प्लस में हो जाता है, ये आपस में बदलते रहते हैं। किसमें? प्रत्यावर्ती धारा स्रोत में। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जैसे ये यहां पर पहुंचने वाला होगा, क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहेगा यार मैं तो गलत जगह आ गया, चलो मैं यहां से यहां तक पहुंच के फिर यहां से वापस आएगा, ये इधर आएगा, जैसे यहां पहुंचने वाला होगा ये वापस बदल जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर यहां पे ये जमा नहीं होगा, ये क्या करेगा, वापस इधर चला जाएगा। ठीक है, इसका मतलब देखो इस तरीके से है, जैसे मान लो ये वाला एंड जो है ना, इधर वाला ये माइनस है, ये प्लस है, मैं Na प्लस हूं। ठीक है, मैं Na प्लस इधर गया, मेरे को इस माइनस पे जमा होना था, मैं इधर गया, जैसे यहां पहुंचा मैंने देखा अरे यार ये तो माइनस है ही नहीं, ये तो प्लस है। ठीक है, तो इस पर तो मैं जमा हो नहीं सकता, फिर मैंने उधर देखा रहे यार माइनस तो वो रहा, तो मैं इधर जाऊंगा, लेकिन जैसे ही पहुंचने वाला हूँ ये माइनस फिर प्लस में बदल जाएगा। क्यों हो रहा है ऐसा? प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के कारण। क्योंकि ये स्रोत ये बदल क्यों रहे हैं? क्योंकि स्रोत कौन सा लगा हुआ है? प्रत्यावर्ती धारा स्रोत लगा हुआ है, जिसमें प्लस माइनस बदलते रहते हैं। तो मैं यहां आया, फिर मैंने देखा यहाँ पे प्लस हो गया, माइनस तो उधर है, फिर मैं इधर जाऊंगा, तो इसका मतलब ना यहां जमा हुआ मैं, ना यहां जमा हुआ मैं, तो विलयन में ही रह गया। तो इसका मतलब मैं विलयन में जितना था उतना ही पड़ा हूं, तो विलयन की सांद्रता संगठन नहीं बदला है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आप प्रत्यावर्ती धारा स्रोत को काम में लेकर के इस समस्या का हल कर सकते हो कि विलयन का संगठन ना बदले। तो एक बात समझ में आ गई बच्चों कि यहां पर डीसी की जगह हम क्या काम में लें बच्चों, एसी काम में लें। हमारे को एक समस्या का हल तो समझ में आ गया। ठीक है, अब दूसरी समस्या का हल। दूसरी समस्या का क्या हल है बच्चों कि आप विलयन को यहां पर जोड़ो कैसे, विलयन को यहां पर जोड़ो कैसे। तो विलयन को सीधा तो मैं इसमें नहीं जोड़ सकता,
क्योंकि विलयन तो तरल है, द्रव है, वो जुड़ नहीं सकता। लेकिन एक तरीका है मेरे पास जोड़ने का। क्या तरीका है? इधर देखें बच्चों, कि मैं यूं करूं कि एक विशेष प्रकार का सेल बनाऊं, इस तरीके से, यूं विशेष प्रकार का सेल बनाऊं ऐसे। इसके अंदर यहां पर रबड़ बैंड लगा करके, और इसके अंदर यहां पर 2 प्लेटिनम के प्लेट्स जो है वो लगा देता हूं, प्लेटिनम की प्लेट्स लगा देता हूं, इलेक्ट्रोड लगा देता हूं प्लेटिनम के। ठीक है, एक इसका सिरा कौन सा होगा? प्लस, एक सिरा होगा माइनस। ठीक है, ये मैंने क्या लगा दिया? प्लेटिनम की प्लेट्स लगा दी। फिक्स है ये हिलेंगी नहीं। क्यों? क्योंकि रबड़ बैंड से फिक्स है। अब क्या होगा कि ये जो प्लेट लगाई है इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए नियत रहेगा, क्योंकि प्लेट जितनी लगाई उतनी रहेगी। और इन दोनों के बीच की दूरी जो है ये वाली एल, ये भी नियत ही रहेगी, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि ये जो दोनों इलेक्ट्रोड है ये दोनों यहां लगाए थे लेकिन खिसक कर कैसे हो गए या पास में आ गए, ऐसा नहीं होगा। ये फिक्स रहेंगे, तो ये एल भी फिक्स रहेगा और ए भी फिक्स रहेगा। ठीक है, और इसके अंदर इसको इस तरीके से भी बनाया जा सकता है। एक इसकी संरचना इस तरीके से भी होती है, यूं आप बना लो, यूं गोल्डली। ठीक है, यहां पर क्या करो, ये इसके अंदर विलयन भरने के लिए एक जगह है, और यहां पर आपने 2 प्लेटें लगा दी। एक प्लेट ये लगा दी, एक प्लेट आपने ये लगा दी। ये प्लस वाली प्लेट लगा दी, ये माइनस वाली प्लेट लगा दी, प्लेटिनम की प्लेटें लगाई हुई है। इन प्लेटों में इसका जो क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो ए है वो नियत है, और इन दोनों के बीच की दूरी जो एल है वो भी क्या है? नियत है। ठीक है, अब इसके अंदर विलयन भर के, विलयन को सीधा तो नहीं जोड़ा जा सकता, लेकिन इनके अंदर या तो इसके अंदर या इसके अंदर विलयन भर करके इन दोनों तारों को, एक को यहां से जोड़ दो, एक को यहां से जोड़ दो, तो ये विलयन में जुड़ जाएगा ना यहां पर। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, कि ये एक विशेष प्रकार के डिजाइन किए हुए सेल हैं, ये पात्र हैं। इन पात्र के अंदर विलयन भर करके इसकी जो प्लेटिनम की तार है, एक को प्लस सिरे से जोड़ दो, एक को माइनस सिरे से जोड़ दो, तो यहां पर जो है ये जब तारें जुड़ेंगी तो ये तारें थोड़ी जुड़ी होंगी, इनके अंदर जो विलयन है वो जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको इसके अंदर जोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो आपने पात्र बनाए हैं ना, ये पात्र फिर सामान्य नहीं रहे, ये विशेष हो गए। इनका एक स्पेशल नाम हो गया। क्या हो गया? चालकता मापी सेल, या इनको चालकता सेल कहते हैं, कंडक्टिविटी सेल, चालकता सेल, कोई चालकता मापी सेल भी कहता है। तो आप इसको क्या कहेंगे? चालकता सेल कहेंगे। ये चालकता सेल अपनों ने ज्ञात कर लिया। ये क्या होगा कि एक विशेष किसी विलयन की चालकता ज्ञात करने के लिए, विलयन की चालकता ज्ञात करने के लिए विशेष प्रकार के पात्रों का उपयोग किया जाता है, जिन्हें चालकता सेल कहा जाता है, चालकता सेल कहा जाता है। ठीक है, इन्हें चालकता मापी सेल भी कहा जाता है। और चालकता मापी सेल देख लो किस तरीके से बना है, ये आप समझ गए। तो आपको प्रतिरोध ज्ञात करने में 2 समस्या आ रही थी, उन दोनों समस्याओं का हमने कर दिया बच्चों हल। लेकिन जिंदगी समस्याओं से भरी हुई है, एक समस्या हल करोगे तो दूसरी समस्या आ जाएगी। तो बच्चों दूसरी समस्या आ गई। क्या आ गई दूसरी समस्या? दूसरी समस्या हमारे पास ये आ गई कि अगर ये इसका A फिक्स है, L फिक्स है, लेकिन जब इसके अंदर आपने लगा दिया, लगाने के बाद ये थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। और लगने के आपने तो डाला था कि भाई इन दोनों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, लेकिन जब आपने लगा दिया, लगाते वक्त हो सकता है 1-8 सेंटीमीटर आगे पीछे हो गया होगा। ठीक है, तो इसका मतलब जब लगा दिया उसके बाद इसका L और A ज्ञात करना पड़ेगा। L बटा में A, सेल स्थिरांक इसको लगाने के बाद में ज्ञात करना पड़ेगा। आपने पहले जैसा सोचा था वैसा का वैसा बना हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसकी दूरी घट सकती है बढ़ने के बाद में। ठीक है, और हाँ, लेकिन जब बना लिया उसके बाद नहीं घटेगी। लेकिन मैंने ये सोचा था कि मैं इन दोनों इलेक्ट्रोडों को 5 सेंटीमीटर दूरी पर लगाऊं, लेकिन जब मैंने रबड़ के अंदर इसको कसा तो थोड़ा बहुत इधर या इधर हो गया होगा। अब जो इधर इधर हुआ है उसको तो मुझे ये बनाने के बाद में ही ज्ञात करना पड़ेगा, और बनाने के बाद अब मैं कैसे ज्ञात करूं? ये तो बंद है, ये तो बंद है दोनों। ठीक है, तो इनको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? ये बड़ी ही एक टेक्निकल सॉल्यूशन है इसका। चलो बच्चों, टेक्निकल सॉल्यूशन इसका हल करते हैं अपने। गौर करो, देखो
इसका मतलब ये दोनों समस्याओं का हल पता लग गया। समस्याएं क्या थी, हल क्या था। समस्याएं कि विलयन को कैसे जोड़ें, तो विलयन को तो भाई हम जोड़ सकते हैं किसकी सहायता से, चालकता मापी सेल की या चालकता सेल से जोड़ सकते हैं। दूसरा कि डीसी से इसका संगठन बदल जाता था, तो उसको हम हल कैसे कर सकते हैं, एसी को काम में लेकर के इसका हल कर सकते हैं। लेकिन नई प्रॉब्लम कि ये जो चालकता मापी सेल है, इसका एल और ए का अनुपात जो है वो क्या होगा, सेल स्थिरांक होगा। इस सेल स्थिरांक का मान कैसे ज्ञात किया जाए। ठीक है, तो अब मैं एक हेडिंग डाल रहा हूं, सब हेडिंग है। हेडिंग तो अपनी चालकता, विद्युत अपघटनीय विलयनों की चालकता का मापन ही है, लेकिन जो सेल स्थिरांक का मान ज्ञात करना, सेल स्थिरांक का मान ज्ञात करना, ये भी एक इसके अंदर जरूरी है, इसका स्टेप है ये। ठीक है, पहले सेल स्थिरांक का मान ज्ञात करना पड़ेगा। अब आपको ये पता है कि अभी आपने फॉर्मूला देखा, सेल स्थिरांक मान ज्ञात करना बता रहा हूं बच्चों। आपने देखा था कि कापा बराबर क्या होता है, G इंटू जी स्टार, G इंटू जी स्टार। ठीक है, G का मान तो हम ज्ञात कर पा रहे हैं क्योंकि 1/r ज्ञात कर लेते हैं तो G का मान आ जाता है। लेकिन हमें इसके अंदर पहले G स्टार का मान ज्ञात करना है। ये जो आपने विद्युत अपघटनी सेल, चालकता सेल जो लिए हैं, इनका आपको G स्टार ज्ञात करना है। G स्टार तब ज्ञात किया जा सकता है कि G का मान तो व्हीटस्टोन ब्रिज से मैं ज्ञात कर सकता हूं, इसको यहां पर जोड़ करके ज्ञात कर सकता हूं। लेकिन कापा का मान अगर ज्ञात हो, कापा का मान ज्ञात हो, तो G स्टार बराबर क्या हो जाएगा, कापा बटा में G करके आप G स्टार का मान ज्ञात कर सकते हो ना। ठीक है, तो इसका मतलब इसके अंदर ऐसा विलयन लेना पड़ेगा, ऐसा विलयन लेना पड़ेगा जिसकी चालकता क्या हो, कापा क्या हो बच्चों, ज्ञात हो। और ऐसा विलयन कौन सा है, केसीएल। क्या है, केसीएल। केसीएल विलयन की विभिन्न सांद्रताओं पर चालकता का मान ज्ञात होता है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस केसीएल विलयन को इस सेल में भरेंगे, इस चालकता सेल में भरेंगे, भर करके इसको इसके अंदर जोड़ेंगे। ठीक है, कैसे जोड़ेंगे, इस तरीके से जोड़ेंगे। ये आपके पास चालकता सेल है यू, इसके अंदर ये जो है दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, ये प्लस ये माइनस। अब इसको जो है एक तार से प्लस को प्लस एंड से जोड़ दिया, इसको जो है एक तार से माइनस को माइनस एंड से जोड़ दिया। इस तरीके से हम इसको जोड़ देते हैं और इसके अंदर विलयन कौन सा भर लेते हैं बच्चों, केसीएल। क्या भर लिया, केसीएल भर लिया। अब हुआ क्या कि केसीएल के कापा का मान हमें ज्ञात था, इससे हमें क्या कर लिया, इस व्हीटस्टोन ब्रिज से हमने क्या मान ज्ञात कर लिया, R2, मतलब इसका प्रतिरोध ज्ञात कर लिया। प्रतिरोध ज्ञात करके G का मान ज्ञात कर लिया, और G का मान जो है इसके बटा में ले गए। ये ज्ञात था, ये ज्ञात कर लिया व्हीटस्टोन ब्रिज से, तो G स्टार का मान, सेल स्थिरांक का मान आ जाएगा, सेल स्थिरांक का मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, अब जब सेल स्थिरांक का मान ज्ञात हो जाएगा, तो वो सेल स्थिरांक तो क्या है, इस सेल के लिए नियत है। ये तो क्या आ गया, इसके लिए नियत आ गया। इसका G स्टार नियत आ जाएगा, इसका भी G स्टार जो है वो क्या आ जाएगा, नियत आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करो, इसमें से केसीएल क्या कर लो बच्चों, बाहर निकाल लो। अब अपने चालकता का मापन करते हैं बच्चों। ठीक है, ये सेल स्थिरांक का मान कैसे ज्ञात किया, ऐसे ज्ञात किया कि अपने को ऐसा विलयन चाहिए था जिसका कापा ज्ञात हो। G हम ज्ञात कर लेंगे, G स्टार ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि G स्टार बराबर हो जाएगा कापा बटा में G। कापा ज्ञात क्या हो, ज्ञात है किसका, केसीएल का। हमने केसीएल भर करके कापा तो ज्ञात था, G हमने ज्ञात कर लिया, तो G स्टार आ गया। तो इस तरीके से सेल स्थिरांक का मान ज्ञात किया बच्चों। चलो अब आओ आप नेक्स्ट टॉपिक। आपको हो सकता है टफ लगे, लेकिन मजा इसी में ही आएगा, मजा तो इसी में ही आएगा, क्योंकि टफ सीखने में मजा आता है। इजी तो आप घर पे पढ़ करके भी आपको मजा आ जाएगा। इधर देखें अब आप गौर करें बच्चों कि मेरे को चालकता का मापन करना है। चालकता का मापन करना है तो मेरे पास ये जो सेल है ना, इसका G स्टार मुझे ज्ञात है, क्योंकि मैंने केसीएल की सहायता से मैंने G स्टार ज्ञात कर लिया है। तो G स्टार तो इसका चालकता सेल का जो है वो क्या है, चालकता सेल के लिए नियत है, जो कि हमने क्या है, ज्ञात कर लिया है। किसकी सहायता से, केसीएल विलयन की सहायता से, विलयन की सहायता से। ठीक है, और दूसरी बात जो है, आपके पास G जो है, G
वो क्या करेंगे, हम KCl को निकाल देंगे और अन्य कोई विलयन इसके अंदर भर लेंगे, जिसके जैसे मान लो मेरे को NaCl का ज्ञात करना है, मुझे एसिटिक अम्ल CH3COOH का ज्ञात करना है, तो मैं वो इस विलयन के अंदर भर लूंगा और भर करके इसका क्या करूंगा, प्रतिरोध ज्ञात करूंगा व्हाइटस्टोन ब्रिज से, और व्हाइटस्टोन ब्रिज से मैं प्रतिरोध ज्ञात करके जो है G का मान ज्ञात कर लूंगा। कहां से, व्हाइटस्टोन ब्रिज से, व्हाइटस्टोन ब्रिज से जो है मैं इसके R का मान ज्ञात करूंगा, R से हमारे पास G आ जाएगा। तो इस तरीके से G स्टार भी आ गया, G भी आ गया। हमने क्या ज्ञात करना था, कापा, और कापा इक्वल टू क्या होता है, G इंटू G स्टार। इस तरीके से कापा का मान आ जाएगा, चालकता का मान आ जाएगा। वाह, ये तो बिल्कुल वाह वाला टॉपिक था। किस तरीके से स्टार्ट हुआ, कहां से स्टार्ट हुआ, कापा इक्वल टू G इंटू G स्टार। आपको G ज्ञात करना था, G ज्ञात करने के लिए R ज्ञात करना था, R ज्ञात करने के लिए व्हाइटस्टोन ब्रिज यूज करना था, लेकिन व्हाइटस्टोन ब्रिज यूज नहीं हो पा रहा था क्योंकि उसके अंदर DC थी, उसके अंदर उसको सिविलियन को इसके अंदर जोड़ा नहीं जा सकता था। उन समस्याओं का समाधान किया कि इसको चालकता सेल से जोड़ा, यहां पर AC लगा दिया, मतलब अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स लगा दिया, ठीक है। लेकिन फिर भी समस्या का समाधान नहीं हुआ क्योंकि जो चालकता मापी सेल था उसका G स्टार ज्ञात करना था। वो G स्टार हमने इसके अंदर KCl डाल करके और G स्टार का मान ज्ञात किया। G स्टार ज्ञात होने के बाद में हम दूसरा विलयन भर करके उसका G ज्ञात करेंगे 1/R ज्ञात करके, और व्हाइटस्टोन ब्रिज की सहायता से तो G स्टार आ जाएगा, G आ जाएगा तो कापा का मान आ जाएगा। इस तरीके से हम चालकता का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये एक जबरदस्त टॉपिक हुआ बच्चों, चालकता का मापन। लेकिन अभी एक चीज रह गई है क्या, कि आप जो है इस G स्टार का मान ज्ञात, मतलब आप इस प्रतिरोध का मान, हम ये तो कह रहे हैं कि हम इसका प्रतिरोध का मान यहां से ज्ञात कर लेंगे, लेकिन कैसे ज्ञात करेंगे वो एक चेक करते हैं। आप इधर देखो, इसको मैं साफ कर रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों। आपको ये चीजें जो है वो बनानी है, बहुत जरूरी है। चलो अब नेक्स्ट जो है आपको क्या करना है, प्रतिरोध का मान कैसे ज्ञात किया है वो चेक करते हैं। प्रतिरोध का मापन, व्हाइटस्टोन ब्रिज से प्रतिरोध का मापन कैसे करोगे, आपको क्या करना है, यहां अल्टरनेटिंग करंट लगाना है। 4 प्रतिरोध मैंने बता दिए, R1, R2, R3, R4, ठीक है। आप क्या करोगे, ये परिवर्ती प्रतिरोध है जिसकी वजह से क्या, इसका प्रतिरोध का मान R1 का मान बदल सकते हैं, ठीक है। यहां पर डिटेक्टर है, डिटेक्टर क्या करता है, संसूचक है, इसको क्या कहते हैं अपने, संसूचक, ठीक है, संसूचक है। इस संसूचक का, डिटेक्टर का यूज क्या है कि ये धारा के प्रवाह को बता रहा है कि इस पूरे सर्किट के अंदर धारा बह रही है या नहीं बह रही, ठीक है। तो अब अपने क्या करेंगे, इस प्रतिरोध, परिवर्तनशील प्रतिरोध को बढ़ा करके क्या करेंगे, R1, R3 और R1, R2, R4 इन दोनों प्रतिरोधों को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। क्या करेंगे, इन दोनों प्रतिरोधों का अनुपात और इन दोनों प्रतिरोधों का अनुपात क्या करेंगे, हम बराबर करेंगे। दोनों तरफ प्रतिरोध बराबर हो जाएंगे तो धारा नहीं बहेगी, इसके अंदर धारा नहीं बहेगी, और धारा नहीं बहेगी तो इस संसूचक के अंदर शून्य विक्षेप आएगा। क्या आएगा, शून्य विक्षेप आएगा। सुई जो है वो 0 पर जाके रुक जाएगी। 0 पर रुक जाने का मतलब है कि सर इन प्रतिरोधों का संतुलन हो गया है, धारा कोई भी बह नहीं रही है। इसको शून्य विक्षेप की स्थिति कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, शून्य विक्षेप की स्थिति ही कहा जाता है। अब इस शून्य विक्षेप की स्थिति पर क्या हुआ बच्चों, आपको पता है कि शून्य विक्षेप की स्थिति कब आती है, जब R1 बटा में R3 का अनुपात बराबर हो जाए R2 बटा में R4 का अनुपात, ठीक है। अब क्या है कि हमारे पास अज्ञात कौन सा है, R4 अज्ञात है, तो सॉरी R2 अज्ञात है, तो हम R2 का मान कैसे ज्ञात करेंगे, R1 बटा में R3, ये तिरछा गुणा कर दोगे तो हो जाएगा R4। अब देखो R1 हमने ही सेट किया है, हमारे ना हाथ से सेट किया, ये परिवर्तनशील प्रतिरोधी था, हमने इसका मान अपने आप सेट किया है, तो R1 का मान हमें पता था। R3 पहले से ज्ञात होता है, R4 पहले से ज्ञात होता है, तो ये मान रख करके R2 का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये दोनों फिक्स होते हैं, ये हमने बदल करके इसको सेट किया है, लेकिन हमें पता है कितना सेट किया है, तो R1 का मान भी पता, R3 का भी पता, R4 का भी पता, तो R2 ज्ञात हो जाएगा। इस तरीके से हम R ज्ञात कर लेंगे, R को 1/R करके हम G ज्ञात कर लेंगे, और कापा ज्ञात करने के लिए G इंटू G स्टार कर लेंगे। G ज्ञात हो गया, G स्टार ज्ञात होता है चालकता सेल के लिए, KCl की सहायता से हम ज्ञात कर लेते हैं। एक चालकता सेल का एक बार G स्टार ज्ञात कर लिया
लिए तो उसके बाद दोबारा याद करने की जरूरत नहीं है। अब बार बार अलग अलग विलयन भर करके उसमें अलग अलग उसका जो है चालकता का मान ज्ञात कर सकते हैं। बार बार चालक सेल स्थिरांक का मान ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं होती। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस कापा का मान ज्ञात कर लेंगे। तो ये हुआ बच्चों प्रतिरोध का मापन। ठीक है, यहां पर जो इस विलयन के अंदर जो एक ही माध्यम के अंदर, मान लो वह माध्यम चाहे पानी है इसके अंदर, ठीक है, और उसके अंदर अलग अलग विद्युत अपघट्य डाले हैं। मान लो आपने कि NaCl डाला है, आपने CH3COH डाला है, आपने NH4OH डाला है, ठीक है, तो NH4OH, तो अलग अलग विद्युत अपघट्य मिलाओगे ना तो इसके प्रतिरोध का मान अलग अलग आएगा, प्रतिरोध का मान अलग अलग आएगा तो चालकता का मान अलग अलग आएगा, और चालकता का मान अलग अलग आएगा तो चालकता का मान भी अलग अलग आएगा। मतलब एक ही माध्यम में अलग अलग विद्युत अपघट्य मिलाने पर चालकता का मान अलग अलग प्राप्त होता है। इसका कारण क्या है, इसका कारण यह है कि जो ये टूटने के बाद जो आयन बनेंगे, ठीक है, वो आयन कितने बन रहे हैं, ये देखो ये किस पर निर्भर करता है, गौर करना कि चालकता का मान अलग अलग विद्युत अपघट्यों के लिए अलग अलग प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि अलग अलग विद्युत अपघट्यों के आयनों की संख्या अलग अलग होगी। एक तो बात ये, आयनों की संख्या अलग अलग हुई, आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। फिर आयनों के आकार पर भी निर्भर करता है, आयनों के आकार पर, आयनों पर आवेश पर भी निर्भर करता है, आयनों पर आवेश कि आयन पर आवेश कितना है, Al+3 है या Na+ है, ठीक है, इन पर भी निर्भर करेगा। और एक लास्ट है, ये निर्भर करेगा विभव प्रवणता पर। विभव प्रवणता, विभव प्रवणता होती क्या है कि आवेश के प्रवाह को, मतलब आवेश जब बहता है तो उसमें कितनी बाधा आती है, जितनी कम बाधा आएगी उसकी प्रवणता उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, कि प्लस को जाना है लेकिन उसके रास्ते में रुकावट नहीं आ रही है तो इसका मतलब उसकी प्रवणता क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो विभव प्रवणता आवेश के प्रवाह में जो बाधा है उसकी कमी, बाधा की कमी जो है वो विभव प्रवणता है, कि आवेश कितना आसानी से बहता है, ये विभव प्रवणता है। आवेश कितना आसानी से बहता है, आसानी से प्रवाहित होता है, प्रवाहित होता है, ये विभव प्रवणता है। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाए कि एक ही माध्यम के अंदर अलग अलग विद्युत अपघट्य घोले जाए तो उनकी चालकता का मान अलग अलग प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि चालकता का मान आयनों की संख्या पर निर्भर करता है, आयनों के आकार पर, आयनों पर आवेश पर और विभव प्रवणता पर निर्भर करता है, और अलग अलग विद्युत अपघट्यों के लिए अलग अलग हो सकता है, इसलिए चालकता का मान अलग अलग प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये बच्चों आपने पढ़ा चालकता का मापन। मजा आ गया होगा आज तो, क्योंकि बड़ा ही टेक्निकल सिस्टमेटिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम आती गई, हम प्रॉब्लम का सॉल्व करते गए और लास्ट में हमने रिजल्ट प्राप्त कर लिया। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये टॉपिक हुआ आपका खत्म। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे कल। लेकिन बच्चों आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश मीडियम की केमिस्ट्री अलग चल रही है, 10th की केमिस्ट्री अलग चल रही है, और हिंदी मीडियम की 12th की केमिस्ट्री अलग चल रही है। तो जो बच्चे, जो भी आपके यार दोस्त हैं 10th वाले, आप वीडियो 10th वालों को शेयर करें। आपका कोई फ्रेंड इंग्लिश मीडियम का है तो आप वीडियो इंग्लिश मीडियम वाले आपके फ्रेंड को शेयर करें। लेकिन आप जो है वीडियो को शेयर करते रहें, लिंक, चैनल का लिंक शेयर करते रहें, ताकि जो है हम जितने ज्यादा जने होंगे जुड़ने वाले, मुझे पढ़ाने में मोटिवेशन उतना ही ज्यादा मिलेगा। ओके, गुड लक बच्चों, पढ़ते रहो।